हेलो सही साथियों। देखिए ये प्रैक्टिस सेट RAA का प्रैक्टिस सेट था 1 फरवरी का। उसमें मॉक टेस्ट था। मॉक टेस्ट में मैथ का सेट है। ये मैथ का सेट है। उसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक सेमिनार था, उसमें संगीत, शारीरिक शिक्षा और फाइन आर्ट्स में प्रतिभागियों की संख्या इतनी थी, 216, 96 और 168। ठीक है, यदि प्रत्येक कमरे में प्रतिभागियों की संख्या बराबर होनी चाहिए और किसी भी कमरे में एक से अधिक स्ट्रीम के प्रतिभागी नहीं होने चाहिए, तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या बतानी है कितनी होगी। अब यहाँ पर 216 दिया हुआ है। 216, 96 और 168, ये तीनों स्ट्रीम के लोग हैं इसमें। अब अगर मैं इनका एचसीएफ ले लूँ, एचसीएफ लेने पर मेरा क्या आ जाएगा, एचसीएफ में आ जाएगा, अगर मैं एचसीएफ ले लूँगा तो प्रत्येक कमरे में प्रतिभागियों की संख्या आ जाएगी। ठीक है भाई, यहाँ से मैं अगर इनका एचसीएफ लेता हूँ, एचसीएफ इसमें से इसको मैं घटाता हूँ, कितना बचेगा यहाँ पर 4 बचे, 2 बचेगा और 16 में से 9 जाएगा, यहाँ पर 7 बचेगा। और इसमें से इसको घटाता हूँ, 216 में से 116 को घटाता हूँ तो कितना बचेगा यहाँ पर, ये 8 बचेगा। यहाँ पर 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा और 20 में से 16 जाएगा, यहाँ पर 4 बचेगा, यानी कि 48 बचेगा यहाँ पर। 48 और 24 का 24 या 72, 24 दूनी 48, यानी कि इसका जो एचसीएफ आ जाएगा वो 24 आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ से इनका जो एचसीएफ आ जाएगा वो 24 आ जाएगा। एचसीएफ आ गया 24। अगर एचसीएफ 24 है, ठीक है, तो एचसीएफ 24 जो है ये वो संख्या है जो एक कमरे में प्रतिभागी आ सकते हैं। लेकिन सवाल में पूछा है कि किसी भी कमरे में एक से अधिक स्ट्रीम के प्रतिभागी नहीं होने चाहिए, यानी कि हर स्ट्रीम में उसी स्ट्रीम का आदमी होना चाहिए। किसी भी कमरे में एक स्ट्रीम से अधिक के स्ट्रीम के प्रतिभागी नहीं होने चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये देखा है कि भाई इस संगीत में कितने हैं, संगीत में 216 है, तो संगीत के 216 के कितने कमरे होने चाहिए, 216/24। ठीक है, संगीत वालों के इतने कमरे हो गए। इसके अलावा भी टोटल की बात चाहिए, हमें टोटल चाहिए, तो टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 96 के लिए बटे 24 और 168/24, यानी कि टोटल वो संख्या आ जाएगी। और कब आवश्यक कमरों की संख्या कि इसमें एक से अधिक स्ट्रीम के प्रतिभागी नहीं होंगे इसमें। 24 से इसको काटूंगा कितनी बार जाएगा भाई, 24 से काटूंगा तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर ये 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 9 बार चला जाएगा यहाँ से। इसके अलावा यहाँ से अगर काटूँ 24 चौक 96, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, ठीक है। और यहाँ से 7 चौक 28, 7 दूनी 14, यानी कि 7 बार चला जाएगा। 9 4 13 और 7 20, यानी कि वो संख्या कितनी होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा 20 का। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए के वेतन और बी के वेतन का अनुपात 4:5 था। ए के वेतन में 10% की वृद्धि हुई, बी के वेतन में 20% की वृद्धि हुई। यहाँ पर ए का वेतन और बी का वेतन दिया हुआ है। ये मैं इसको 40 और 50 कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें वृद्धि करनी है हमें। इसमें 10% की वृद्धि हुई, किसमें, ए के वेतन में 10% की वृद्धि, मतलब 44 हो जाएगा 10% की वृद्धि के साथ। बी के वेतन में 20% की, यानी कि 20% की मतलब 10 बढ़ जाएगा, 60 हो जाएगा भैया। ठीक है, 10% की वृद्धि। अब बोला है कि अब ए के वेतन और बी के वेतन का अनुपात क्या होगा। ए के वेतन और बी के वेतन का अनुपात क्या होगा, 4 से काटेंगे, 4 कम आ जाएगा, 4 कम 4, 4 दूनी 8। ठीक है भाई, 15 चौका 60। ठीक है, 15 चौका 60 आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका आंसर आ जाएगा 11 15 का। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, 11 15 का इसका अनुपात आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है। अगला क्वेश्चन है कि किसी ट्रक चालक को कुल 260 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करनी है। ये 260 किलोमीटर की दूरी है, 260 किलोमीटर की टोटल दूरी है और टाइम कितना है, 4 घंटे में तय करनी है उसको। 4 घंटे में तय करनी है। ठीक है, अच्छा सवाल है ये। वह पहले 75 मिनट तक 56 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रक चलाता है। पहले 75 मिनट उसने स्पीड से गाड़ी चलाई, तो उसने कितनी दूरी तय की होगी भाई, 56 किलोमीटर की स्पीड है उसकी प्रति घंटे की, और उसने 75 मिनट गाड़ी चलाई है, ट्रक चलाया है, तो उसने कितनी दूरी तय की होगी। यानी कि यहाँ पर घंटे से काटने के लिए मुझे घंटे बनाना पड़ेगा इसको। अब यहाँ पर मैं अगर इसको देखूँ तो 15 से जा रहा, 15 पंजे 75 और 15 चौका 60। ठीक है, 4 से इसको काटा हूँ तो 14 आ जाएगा, 14 पंजे 70। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि उसने पहली स्थिति में जो 75 मिनट की दूरी, 75 मिनट में जो 56 किलोमीटर की स्पीड से तय की थी, तो उसने वो 14 पंजे 70 किलोमीटर की दूरी तय की थी। ठीक है भाई, 70 किलोमीटर की दूरी तय कर दी और उसको यहाँ टाइम कितना लगा था, 75/60, यानी कि 15 पंजे 75, 15 चौका 60, ये इसको टाइम लगा था यहाँ पर। इसके अलावा और अगले 90 किलोमीटर उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाई थी, तो यहाँ पर उसको कितना समय लगा होगा, 3/2 का समय लगा होगा भाई। 9/60 करूंगा मैं इसको। ठीक है, तो 3/2 आ जाएगा यहाँ पर। 3/2 घंटे का इसको समय लगा था। अब आगे बोला है कि 4 घंटे में पूरी यात्रा करने के लिए उसे शेष जो दूरी है वो दूरी को तय करना होगा, किस स्पीड से तय करना होगा, ये पूछा है इसमें। तो भाई
अभी 70 और 90 यानी कि उसने 160 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। अभी कितनी बच रही है भाई? अभी बच रही है यहाँ पर 100 किलोमीटर की दूरी। 100 किलोमीटर की दूरी बच रही है, टाइम कितना बच रहा है भाई? यहाँ पर टाइम कितना खर्च हो चुका है? यहाँ पर टाइम लग चुका है उसको 4 और ये आ जाएगा 5 और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 6 यानी कि 11/4 का उसको समय लग चुका है। और कितना समय बाकी है अभी? अभी समय बाकी है 4 चौक 16 5/4 5/4 का समय बाकी है। तो 100 किलोमीटर की दूरी है, 5/4 घंटे का समय है, तो उसको कितनी स्पीड होनी चाहिए भाई वो? ये हो जाएगी 100/5/4 4 ऊपर चला जाएगा, 5 दूनी 10 यानी कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसको गाड़ी चलानी होगी। समझ में आ गया होगा अभी सवाल? अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, किसी रेलगाड़ी की औसत चाल किसी कार की औसत चाल की 160% है। कार की चाल इसमें दी हुई है। नहीं, कार जो है 880 किलोमीटर की दूरी 16 घंटे में तय करती है, तो चाल ही हो जाएगी भाई यहाँ पर। तो एक कार की स्पीड आ जाएगी यहाँ पर 16 से भाग कर देंगे इसको, 16 पंजे 80 और 16 पंजे 80, ठीक है। 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आ जाएगी किसकी? कार की। रेलगाड़ी की जो औसत चाल है वो इसकी चाल का 160% है। यानी कि जो रेल की चाल है तो वो इसका 160% है। 55 का 160% कितना हो जाएगा भाई? 8/5 हो जाएगा। 8/5 हो सकता है क्या? 5 से 5 काट दूंगा यानी कि 11/88 आ जाएगी यहाँ पर। यानी कि 11/88 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल किसकी है? ट्रेन की है। ठीक है, समझ में आ गई बात? रेलगाड़ी द्वारा 484 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बताना है। तो रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है? 88 और दूरी कितनी तय करनी है? 484 किलोमीटर की। 484 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो उसको 88 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करनी होगी। तो कितना समय लगेगा? यहाँ से इसको काटूंगा, 22 से काट दूंगा, 22 दूनी 44 आ जाएगा और 22 दूनी 44 तो 22 चौक 88 आ जाएगा। यहाँ पर 11/2 आ जाएगा यानी कि 5 सही 1/2 आ जाएगा। 5 सही 1/2 किस में है भाई? ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, यदि किसी डेटा का के बहुलक और माध्यिका का अंतर 38 है तो माध्यिक और माध्यिका का अंतर बताना है। भाई जो बहुलक होता है यानी कि पॉलीमर बोलते हैं इसको, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये बहुलक जो है यहाँ पर बहुलक दिया हुआ है। बहुलक में पहली बात तो बहुलक और माध्यिका का अंतर दिया हुआ है। बहुलक, माध्यिका और माध्य इन तीनों में क्या अंतर होता है भाई? जो बहुलक होता है तो वो बराबर होता है 3 मीडियन माइनस का 2 मीन, ठीक है भाई, ये होता है। यानी कि जो बहुलक होता है वो बराबर होता है 3 माध्य का 3 गुणा माध्य का माइनस 2 गुणा माध्य। ये इसमें डिफरेंस होता है। तो इस तरह से याद कर लेंगे, P बराबर 3md माइनस 3mn यानी कि माध्य बराबर 3 मीडियन माइनस का 2 मीन। ये बात समझ में आ गई? ये इसमें अंतर होता है। सवाल में बोला है कि बहुलक और माध्यिका का अंतर 38 है। बहुलक और माध्यिका का अंतर 38 है, तो मैं यहाँ से देखो क्या कर सकता हूँ, यहाँ से एक मीडियन को इधर ला सकता हूँ यानी कि एक माध्यिका को इधर ला सकता हूँ भाई। पी और माइनस का मैं मीडियन कर सकता हूँ भाई। यहाँ पर क्या बचेगा? 2 मीडियन माइनस का 2 मीन बचेगा भाई। यहाँ पर इतना मैं कर सकता हूँ, बताओ। कर लूंगा। और यहाँ पर इसका मान कितना दिया हुआ है? इसका इसके बीच में अंतर कितना है? 38 का। यहाँ पर 38 रख दूंगा मैं। यहाँ पर बराबर का हो जाएगा मेरा 2 यानी कि 2 कॉमन भी आ जाएगा, मीडियन माइनस का मीन आ जाएगा। यहाँ पर कर सकता हूँ भाई, 2 से इसको काटूंगा 19 आ जाएगा। 19 बराबर मीडियन माइनस का मीन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इनमें तो अंतर पूछा था, इसका मान 19 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? इसको मैं और भी ओपनली भी कर सकता था लेकिन इसमें कुछ ऐसा है नहीं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 2 समीकरण दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 समीकरण ये दिए गए हैं, तो इसमें ये बताना है कि ये इसमें संबंध रिलेशन स्थापित करना है एक्स और वाई में। तो यहाँ पर अगर मैं इसको देखूं तो ये पहला जो समीकरण है यहाँ पर मैंने बताया, अगर पहले माइनस होगा बाद में प्लस होगा तो जो दोनों जोड़े बनेंगे बनेंगे वो माइनस के बनेंगे दोनों। यानी कि यहाँ पर जोड़े बनाने हैं मुझे 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं जो जोड़ने पर 7 आए, यानी कि 4 और 3 होगा। 4 और 3 होगा ना, तो दोनों के दोनों माइनस के होंगे और बराबर में जीरो, तो बाद में जाकर के प्लस के हो जाएंगे। तो इसका मतलब दोनों प्लस के ही आएंगे एक्स का मान, यानी कि 4 या 12, 4 और 3 यहाँ पर हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई भाई? करने की ज़रूरत हो तो बताओ, मैं करके ही बता सकता हूँ इसको। लेकिन इतना समझना है, अगर ये भी इसमें सेम चीज़ रहेगी, इसमें भी दोनों प्लस के रहेंगे, यानी कि हालाँकि रहेंगे अंदर माइनस के, लेकिन बाद में जब उसको मैं ओपन ओपन करूँगा तो बराबर में जाके जीरो के बराबर में जाके प्लस के हो जाते हैं वो। ठीक है? यानी कि मैं करके बताता हूँ। जैसे एक्स स्क्वायर को मैं इसको खोलूँगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 3x और यहाँ पर प्लस का 12 आएगा। इस तरह से लिखा जाता है, इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ये 2 आएँगे दोनों माइनस के आएँगे। लेकिन बाद में ये प्लस के हो जाते हैं। जब मैं इसको x माइनस 4 बराबर 0 रखता हूँ ना यहाँ पर, तो x बराबर 4 ही प्लस का हो जाता है। मैं इस बात को कह रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर ये बात समझ गए होंगे। अब यहाँ पर y का कितना हो जाएगा? y का भी सेम उसी तरह से रहेगा, यानी कि 4 पंजे 20 होना चाहिए, जोड़ने पर 9 आना चाहिए।
तो यानी कि 4 और 5 होना चाहिए। ये बात आप समझ गए होंगे। ये तब है जब पहले माइनस का बाद में प्लस का है। अगर इस पहले प्लस का है बाद में माइनस का है तो दोनों प्लस के होंगे, तो फिर दोनों माइनस के हो जाएँगे बाद में। ठीक है? इस तरह से कर लेंगे। तो अब यहाँ पर मुझे संबंध स्थापित करना है इसमें x और y में। तो मगर यहाँ देखो, या तो देखो x और y बराबर भी हो सकता है, ठीक है? बराबर भी हो सकता है और या y बड़ा भी हो सकता है यहाँ पर, यानी कि y बराबर बड़ा भी हो सकता है और बराबर। तो यार संबंध स्थापित होगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 55-44 सेंटीमीटर है। यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है गोले का। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई? 4 पाई r स्क्वायर होता है। 4 पाई स्क्वायर का मान कितना दिया है? 55-44 है यहाँ पर। ठीक है, 55-44 है तो यहाँ से r का मान निकालना पड़ेगा क्योंकि गोले की त्रिज्या दोगुनी करनी है। यहाँ पर r स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा भाई? r स्क्वायर का मान 4 से मैं इसको काटूँगा, या मैं एक बार ये करूँगा कि यहाँ पर 55-44 रखूँगा और गुणा 22/7 होता है, लेकिन इधर के आकर के 7/22 हो जाएगा, उधर 1/4 बचेगा ये। इतना कर लेंगे, यहाँ से इसको काटूँगा, 11 से 11 पंजे 55 और 11 चौक 44 आ जाएगा। यहाँ से 11 दूनी 22 आ जाएगा, 11 दूनी 22 आ जाएगा और यहाँ पर 8 बचेगा। 8 छंग 48 और 8 तिया 24। ठीक है भाई, और गुणा आ जाएगा 7, यानी कि ये आ जाएगा 9 गुणा 7 गुणा 7 ये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आर स्क्वायर का मान ये आ गया, तो मेरे पास जो आर का मान आएगा तो वो 3 गुणा 7 आएगा, यानी कि 21 आ जाएगा। आर का मान जो आएगा मेरे पास वो 21 आ जाएगा। आर का मान अगर मेरे पास 21 आ गया है, आर का मान मेरे पास 21 आ गया है, तो अब मुझे क्या करना है कि यदि गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, यानी कि गोले की त्रिज्या 42 कर दी जाए, ठीक है, तो नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो इसमें गोले का ही पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था भाई। त्रिज्या को 2 गुना करना था तो ये तो यहीं से भी आंसर आया था। इसका मतलब यहाँ से अगर त्रिज्या को 2 गुना करना है तो वो 4 गुना हो जाएगा, ज़ाहिर-सी बात है ये तो। ठीक है, इसमें तो कुछ ऐसा पूछा नहीं था। मैंने इतना सवाल बिना फालतू के फालतू कर दिया है। तो इसमें क्या करना होगा, गोले के क्षेत्रफल को हम 4 गुना कर देंगे। मतलब जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले था ना, तो उसको 4 गुना कर देंगे, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसमें कुछ आयतन-वायतन पूछा होगा। हालाँकि सवाल एक बार पूरा पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर मैं सवाल को एक बार पूरा पढ़ लेता तो मैं यहीं से अंदाज़ा लगा लेता कि अगर भई त्रिज्या को 2 गुना करा जा रहा है, तो मुझे 4 से गुणा कर देनी पड़ेगी, क्योंकि त्रिज्या जो होती है वो वर्ग में होती है। फिर 2 गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, यानी कि 4 बाहर निकल के आएगा, तो 4 गुना कर देंगे भई इसको 55, 55-44 को 4 गुना कर देंगे, यही मेरा आंसर आ जाता डायरेक्ट पहले ही। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर मान लिया कुछ और भी पूछा जैसा ज़्यादा तो वो हम कर लेते हैं यहाँ से। 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17 का 7, 4 पंजे 20 और 1 21 और 4 पंजे 20 और 1 21, 21,176, 21,176 ऑप्शन नंबर बी में है भाई। तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, इतना करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है भाई, ये मैंने पूरा नहीं पढ़ा था, इसी वजह से मैंने पूरा कर दिया ये। हालाँकि कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस हो रही है, प्रैक्टिस हो जाएगी। हालाँकि प्रैक्टिस का इनाम प्रैक्टिस ही हम कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस तो होनी ही चाहिए। एक व्यक्ति अपना माल 30% लाभ पर बेचता है, यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती है। भाई एक व्यक्ति है अपना माल 30% के लाभ पर बेचता है। मान लो उसका जो सीपी था वो ₹100 का था। सीपी ₹100 का था, तो उसका एसपी कितना हो जाएगा? 130 का हो जाएगा भाई। 30% के लाभ पर बेच रहे थे, 130 हो जाएगा। क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती है। अगर अब क्रय मूल्य 125 का हो गया, ठीक है? और विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होगी। 10% की वृद्धि का मतलब होगा 13, यानी कि 143 हो जाएगा अब। ठीक है भाई, 143 हो जाएगा, तो उसका नया परसेंट बताना, नया प्रतिशत क्या होगा? नया लाभ प्रतिशत बताना है। तो यहाँ पर कितना लाभ हो रहा है अभी यहाँ पर? यहाँ पर हो रहा 18 का। 18 का यहाँ पर लाभ हो रहा है। यहाँ पर 18 का लाभ हो रहा है, वो 18 का लाभ किस पर हो रहा है? 1/25 पर हो रहा है, ठीक है भाई? 125 पर हो रहा है। 125 सीपी है गुणा 100 आ जाएगा। यानी कि इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 18 गुणा 25 चौका 100 और 25 पंजे 25 25 पंजे 125, 18 चौक 72, यानी कि मैं इसको दोगुना कर दूंगा, यहाँ पर 8 कर दूंगा और 8 से इसकी गुणा करूंगा, 18 8 144 होगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। 14.4% का इसका नया लाभ परसेंट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन बोला है कि श्रेणी 3 7 11 और 15 के 40वें पद तक का योग बताना है, यानी कि समांतर श्रेणी है यहाँ पर ये। तो मुझे बताना है इनका योग 40 पदों तक का। ठीक है भाई, 40 पदों तक का ये बताना। एन का मान कितना दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है। ए का मान कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। डी का मान कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। डी का मान, ए का मान आप समझ गए होंगे। यहाँ पे प्रथम पद और इसका अंतर और 40 पद है, तो इसका लगा देंगे SN, यानी कि 40 पदों का योगफल लगा दे, यानी कि 40/2, 2 गुणा ए यानी कि 3 आ जाएगा और प्लस का यानी कि 39 आ जाएगा और डी का मान 4 आ जाएगा। यहाँ पर 2 को अंदर ले जाऊंगा मैं, यानी कि 40 बचेगा यहाँ पर। यहाँ केवल 3 बचेगा और प्लस 39 दूनी 2 नम 18, 2 तिया 6 1 7, यानी 39 दूनी 78 आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि 40 गुणा, यहाँ पर 40 गुणा आ जाएगा 81। 40 गुणा 81 आ जाएगा क्या भाई? कुछ गड़बड़ हुई है कि 4 नम यहाँ से मैं देखता हूँ तो 2 39 दूनी 78 हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये ऐसा क्यों हुआ?
हाँ, तो ये ठीक है, ये ठीक है भाई, यहाँ पर ठीक है। तो मैं इसको देखता हूँ यहाँ पर, मैं ये भी तो यहाँ पर 0 है, मैंने यहाँ पर ये देखा कब केवल, क्योंकि मैं यूनिट डिजिट देखता हूँ ऐसे समय पर। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 एकम 4 आ जाएगा और 4 अट्ठे 32 आ जाएगा, यानी कि 3240 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में ही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, अगला क्वेश्चन ये है कि दो वृत्तों की परिधियाँ क्रम से 264 और 396 सेंटीमीटर की त्रिज्याओं का मध्य अंतर बताना है। त्रिज्याओं के मध्य अंतर कैसे बताएंगे भाई? और 2 पाई R1 बराबर कितनी है, 264 है, और दूसरे की जो है 2 पाई R2 बराबर कितनी है, 396 है। ठीक है, यहाँ पर इनके दोनों की R का मान निकालना पड़ेगा हमें यहाँ से, यानी कि इसको अगर मैं 2 से काटूंगा, पहले 2 से काटूंगा तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 आएगा, 132 आ जाएगा। 132 को मैं भाग करूंगा 7/22 से, 7/22 से भाग कर दूंगा, तो यहाँ पर है 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22 और 11 छः छः सत्ते 42, यानी कि 42 आ जाएगा यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर R1 का मान तो 42 आ जाएगा, R1 का मान 42 आ जाएगा, और यहाँ से अगर मैं इसको काटूंगा इसी तरह से, इसी तरह से, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 2 एकम 2, और ये आ जाएगा 2 नम 18, 2 अट्ठे 16, ठीक है, 198 आ जाएगा। 198 को फिर से 7/22 से करूंगा गुणा, यानी कि 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88 और 11 दूनी बात 2 नम 18, 9 सत्ते 63, यानी कि ये आ जाएगा यहाँ पर। इसमें जो अंतर है कितना है भाई, 21 का अंतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, 21 का अंतर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। भाई ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था 8 वर्ष पहले। ये 8 वर्ष पहले की है भाई, 8 वर्ष पहले। 12 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 13:15 होगा। 13:15 कब होगा? 12 साल के बाद यहाँ पर। 12 साल के बाद होगा। यहाँ से कितना जुड़ रहा है भाई यहाँ पर? यहाँ पर कितना जुड़ रहा है? यहाँ पर जुड़ रहा है 9 जुड़ रहा है, और यहाँ पर कितना जुड़ रहा है? 10 जुड़ रहा है। इसका मतलब ये रेशियो बैलेंस नहीं है। रेशियो बैलेंस करने के लिए क्या करूँगा? यहाँ पर कितना डिफरेंस है? ये 2 का डिफरेंस है। ऊपर कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। यहाँ पर 2 का डिफरेंस है। मैं इसकी गुणा कर दूँगा 2 की ऊपर, 2 चौक 8 आ जाएगा भाई यहाँ पर, 2 पंचे 10 आ जाएगा यहाँ पर, 1 13 आ जाएगा यहाँ पर, और 15 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है? अब कितना जुड़ रहा है भाई? अब कितना जुड़ रहा है? अब 5 जुड़ रहा है, और अब भी 5 जुड़ रहा है। तो इसका मतलब अब मेरे पास ये रेशियो बैलेंस हो गया, यानी कि यहाँ पर जो दोनों तरफ 5 जुड़ रहा है, इस 5 का मान जो होगा इनके डिफरेंस के बराबर होगा, यानी कि इनका डिफरेंस कितना है? 20 का। यानी कि 1 का मान 4 आ जाएगा। 1 का मान अगर 4 आ गया, सवाल पूछा कि बी की वर्तमान आयु, तो बी की 4 जब मैं 10 में गुणा करूँगा तो 40 हो जाएगा भाई। 40 ये कब की आयु है? ये मैंने 8 साल पहले की मैं करी है, तो ये 8 साल पहले की है। वर्तमान आयु हो जाएगी उसकी 48। ठीक है? वर्तमान आयु उसकी 48 हो जाएगी। वस्तु का अंकित मूल्य ₹5000 था। भाई अंकित मूल्य कितना था? 5000। अंकित मूल्य हो जाएगा यहाँ पर 5000 इसका भाई। ठीक है? बोला उस वस्तु को बेचते समय विक्रेता ने 15% और 5% की 2 क्रमागत छूट दे दी यहाँ पर। ठीक है? इनका सक्सेस भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। देखिए इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। भाई 15% का मतलब क्या होता है? 15% का मतलब होता है 3/20। 3/20 यानी कि ₹20 का कोई मूल्य तूने ₹17 में बेचा। 5% की दूसरी है, 5% का मतलब होता है 1/20, यानी कि ₹20 का अंकित मूल्य है तो ₹19 में उसको बेचा। जो अंतिम विक्रय मूल्य है वो क्या होना चाहिए? तो अंतिम मार्क प्राइस कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। अंतिम विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? यहाँ पर इसकी मैं गुणा कर दूँगा, यहाँ पर 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 340 आ जाएगा। 17 एकम 17, 17 इसमें से घटा दूँगा यहाँ पर, 17 इसमें से घटाऊँगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा 323 आना चाहिए भई, ठीक है? 323 आना चाहिए, यहाँ पर 323 हो जाएगा अंकित मूल्य इसका अंतिम। यहाँ पर दोनों की इनकी मैंने गुणा कर दी। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि 400 का मान किसके बराबर है? 400 का मान 5000 के बराबर है। 400 का मान अगर 5000 के बराबर है, तो यहाँ पर 2 का मान 25 के बराबर हो जाएगा। 2 का मान अगर 25 के बराबर है, तो 323 का मान निकालना है मुझे। 323 का मान किसके बराबर होगा? ये मुझे कैलकुलेट करना है यहाँ पर। अगर मैं देखूँ 25 तिया 75 का 5 आ जाएगा। 25 दूनी 50, 7 57 और 25 तिया 75। 75 और 5 आ जाएगा यहाँ पर 80 आ जाएगा, ठीक है? 80 को मैं आधा करता हूँ, तो ये मेरे पास बचेगा यहाँ पर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा क्या भई? अगर मैं देखूँ 2 चौक 8 और 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। कर लेंगे भई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, यदि 8 अंकों की संख्या ये दी हुई है और 72 से विभाज्य है, तो 5x - 3y का मान क्या होगा? ये संख्या है, अगर ये 72 से विभाज्य है, तो ये 8 और 9 से भी विभाजित होनी चाहिए। 8 और 9 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो 8 से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए? अंतिम अंक 8 से विभाजित होने चाहिए, यानी कि 311, यानी कि y की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा जो 8 से विभाजित हो जाए? अगर मैं 1 रखूँ तो नहीं होगा, अगर मैं 2 रखता हूँ तो 312 हो जाएगा, और 8 तिया 24 और बचेंगे यहाँ पर 7 और 8 नम 72, यानी कि y का मान जो है मेरे पास 2 आ जाएगा। y का मान तो मेरे पास 2 आ गया। अगर y का मान मेरे पास 2 आ गया, तो मुझे फिर 9 से विभाजित होने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन सबको जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने पर जो भी आएगा उसको 9 से विभाजित होना पड़ेगा। ठीक है? अगर मैं इसको जोड़ता हूँ 8 7 15 और 9 कितना हो जाएगा भई? 15 और 9 हो जाएगा 24,
24 प्लस एक्स तो मेरे पास यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, ये प्लस यहाँ पर, ठीक है। 24 यहाँ पर आएगा, 24 और 5 29, 29 30 और 3 33 और 2 35, यानी कि यहाँ पर 35 आना चाहिए। यानी कि एक्स का मान जो होना चाहिए वो 1 आना चाहिए भाई। एक्स का मान 1 होना चाहिए, तभी वो 9 से विभाजित होगा। इसका मतलब एक्स का मान 1 आ गया, वाई का मान 2 आ गया। तो 5x माइनस 3y का मान बताना है। 5x यानी कि 5 गुणा 1 माइनस का 3 गुणा 2, यानी कि 5 माइनस का 6 आएगा, तो यानी कि माइनस का 1 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि इसका चौथा अनुपाती बताना है। चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती हो, तीसरा हो, दूसरा हो, कोई सा भी हो, एक दूसरा और मध्यानुपाती एक ही होता है, ठीक है भाई। तो उसका करने का एक अलग तरीका होता है, बाकी सबको किस तरह से करते हैं। 27 है, 108 है, 165 है, ठीक है। हम चौथा अनुपाती एक्स मान लेंगे यहाँ पर। बहुत से बच्चे इसमें क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला लगाना, लास्ट वाले को और अंदर वाले को गुणा करके रख देना है बराबर में, बस। सभी में ऐसा करना है। 27 एक्स बराबर कितना हो जाएगा भाई, 108 गुणा 165 हो जाएगा। 108 गुणा 165, इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, 9 से कट जाएगा, 9 तिया 27 यहाँ पर आ जाएगा, 9 दूनी 18, वो सॉरी 9 एकम 9, 9 दूनी 18 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 3 चौक 12, 4 से इसकी गुणा कर दूंगा यहाँ पर, यानी कि ये आ जाएगा 4 पंजे 20, 4 छंग 24 और 2 26, और 4 एकम 4 2, 4 और 2 6 आ जाएगा, ठीक है। 660 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन ये है कि कौन सी न्यूनतम संख्या 24 97 में जोड़ने पर उनका योग जो है इससे पूर्णतः विभाजित हो सके। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। 5 6 4 और 3 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम अगर मैं निकालता हूँ तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, जो सभी से विभाजित हो यहाँ पर, तो यहाँ पर इनका एलसीएम हो जाएगा 60 हो रहा है। कभी एलसीएम यहाँ पर 60 ही हो रहा है, 60 से पहले तो नहीं कट रही किसी से ही। 30 से जो है 4 4 नहीं काट पा रहा है, ठीक है। तो 60 इनका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम इनका 60 आ गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 60 से इसको विभाजित करना पड़ेगा। 24 97 को जो है 7 से विभाजित करना पड़ेगा। शेषफल देखना पड़ेगा कितना शेषफल आ रहा है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 4 बार कट रहा है ये, 4 छंग 24, ठीक है। बचेगा 9, ताल लूँगा 7 यहाँ पर, 60 एकम 60 आ जाएगा यहाँ पर। बचेंगे कितने यहाँ पे, 7 में से 7 जाए और यहाँ पर 3 बचेंगे, यानी कि 37 आ गया। अब ये कम हो रहा है, यानी कि इनका डिफरेंस कितना है भाई, इनका डिफरेंस है यहाँ पर 23 का, 33 का। तो यहाँ पर 23 का डिफरेंस है, ठीक है। 23 का डिफरेंस है यहाँ पर। तो इसका मतलब जो 23 है ना, वही वो संख्या है जो इसमें जोड़ने पर उनका योग जो है इन तीनों से विभाजित हो जाएगा। इनका डिफरेंस से करना होता है। इनका डिफरेंस कितना है यहाँ पर, 37, यानी कि कुल मिलाकर के 37 इसमें फालतू है। 2497 में 37 फालतू है, वर्ग में 37 को निकाल दूंगा। 37 को निकाल दूंगा तो इसका मतलब मेरी संख्या जो है वो विभाजित हो जाएगी, लेकिन मुझे चाहिए 60 से। 60 से विभाजन के लिए मैं क्या करूँगा, 37 और निकलनी थी। 37 में को अगर मैं 23 जोड़ता हूँ, 60 हो रहा है, तो कुल मिला के एक 60 और जोड़ता हूँ उसमें को मैं, तो भी वो इतने विभाजित होती। इसका मतलब ये होता है कि हमें इसका डिफरेंस लेना होता है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है कि यदि 14 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए एक काम को 14 आदमी 6 घंटे काम करते हैं, तो एक काम को करते हुए 12 घंटों में करते हैं। 12 घंटों में करते हैं, टोटल काम हो गया यहाँ पर ये। तो वही काम 12 आदमी हर रोज 7 घंटे काम करते हुए कितने दिन में पूरे करेंगे। यहाँ से डी का मान निकाल लेंगे। डी का मान निकाल लेंगे आराम से। 7 दूनी 14 हो जाएगा यहाँ पर, 12 से 12 कट जाएगा, 2 छंग 12 आ जाएगा, ठीक है। अभी ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यह है यहाँ पर, पाई चार्ट दिया हुआ है। यदि ये दिया गया पाई चार्ट एक शहर में उन लोगों को दर्शाता है जो लोग ये ABCDE लैपटॉप खरीदने के इच्छुक लोग हैं, लोगों की कुल संख्या 52,000 है। सवाल में देखते हैं पूछा क्या है। सवाल पूछा है कंपनी बी का लैपटॉप खरीदने से इच्छुक लोगों की संख्या का, कंपनी ए की लैपटॉप खरीदने की संख्या के इच्छुक लोगों से और अगर अनुपात बताना है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। तो हमें अनुपात किसका बताना है, कंपनी बी। कंपनी बी कौन सी है, ये वाली है, ये वाली है रेड वाली। तो ये 12.5% है, ठीक है भाई, 12.5% है। किससे अनुपात अनुपात बताना है, ई का। ई कौन सी है, ई ये वाली, यानी कि ई ये वाली है, यानी कि 11.50, 11.50। इससे रेशियो निकाल लेंगे, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, यानी कि मुझे 125 और रेशियो 115 का निकालना है। 5 से काटूंगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 आ जाएगा, और 5 दूनी 10, 5 छः 15, 25 23 का आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर में होगा। देख लेना, इसमें कट चुका है। अगला क्वेश्चन है कि एक परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 13/6 है। यह संख्या है। इसको देखो वैसे भी बेसिक से भी कर सकते हैं, और सबसे अच्छा तरीका होता है इसका कि इसको ऑप्शन से करें। ऑप्शन से करेंगे अगर मैं 2 ले लूँ संख्या, 2 के और 1/2 के व्युत्क्रम का योगफल तो आएगा नहीं, यानी कि इसका तो 4/2 दूनी 4 और एक 5/2 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसको अगर मैं देता हूँ 3/2, 2/3 इसको करता हूँ तो ये कितना आएगा, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि 13/6 आ रहा है, और 13/6 चाहिए, तो ऑप्शन नंबर भी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक कॉलेज के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ। वैध मतों की संख्या बतानी कितनी है। मैं मानता हूँ कि टोटल जो उम्मीदवार थे 100 थे वहाँ पर, ठीक है। और उसको कुल यानी कि 15% मत अवैध भी थे इसमें, 15% अवैध होगा यहाँ पर,
तो कितने बचे? 85 बचे। ठीक है भाई, 85 बचे और 85 में से जो एक उम्मीदवार को मिले कितने? कुल वैध मतों का 55%, 55% मिल गए कुल वैध मतों का। ठीक है, यदि कुल मत 1,52,000 थे, यानी कि 100 का मान जो है 1,15,200 है। ठीक है, 15,200 है यहाँ पर, 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि एक का मान जो है 152 है। एक का मान अगर 152 पूछा क्या है, तो उम्मीदवार को जो वैध अन्य उम्मीदवार को जो मत मिले हैं उसकी संख्या बतानी है। ठीक है भाई, जो अन्य उम्मीदवार को मिले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अन्य उम्मीदवारों को कितने मिलेंगे? अन्य उम्मीदवार को मिलेंगे यहाँ पर 55 की जगह मैं 45 कर लूंगा बस यहाँ पर। ठीक है, ये तो मिले थे एक को, दूसरे को मिले थे, अन्य वाले के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान से सवाल को करना होता है। कुछ बच्चों ने यही कर दिया होगा यहाँ पर, जो कि ऑप्शन में हो सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे 85 गुणा 45/100 का मान निकालना है। यानी कि इसका मान अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर 17 आ जाएगा, यहाँ पर 17 पंजे 85, ये 45 आ जाएगा और यहाँ से 5 से काटूंगा, 5 दूनी 10, 20 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मान मुझे निकालना था यहाँ पर कुल मिला करके। यहाँ पर इसका मान निकालना था और गुणा मुझे किसी को करनी पड़ेगी, 152 से गुणा करनी पड़ेगी यहाँ पर। 152 से गुणा करूँगा, मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ से। 2 से काटता हूँ तो 2 सत्ते 14 और 2 छंग 12 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, 2 खत्म हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर 2 खत्म हो जाएगा। 5 से काटूंगा यहाँ पर, 5 नम 45 और 5 दूनी 10, 2 से एक बार को काट दूंगा, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16। तो मुझे गुणा गुणा करनी पड़ेगी 17, 9 और 38 की। 17, 9 और 38 की करनी पड़ेगी। 8 नम 72, 2 सत्ते 14, यानी कि 58-14 होना चाहिए भाई। 58-14 इसका आंसर होना चाहिए। कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आसान सवाल है, बस देखकर ध्यान से करना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, शादी है जो साधारण ब्याज दर पर 7 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है और वो कितने वर्षों में 4 गुनी होगी, इस तरह का सवाल है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर मैंने बता रखा था कि अगर मैं इसको n-1 बराबर RT बटे 100 कर दूं, यहाँ पर गड़बड़ हो चुका है क्या कुछ? n-1 बराबर RT बटे अगर मैं 100 कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये मेरा फॉर्मूला होता है इसको करने का। हालांकि इसको हम बेसिक से भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे जल्दी हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं अगर देखो 2 गुनी हो रही है, यानी कि 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुनी हो रही है, तो 2 n की जगह 2 रखूँगा तो 1 ही बचेगा। या r का मान कितना है भाई? r का मान मुझे निकालना है 7, t का मान 7 है यहाँ पे, बटे 100 आ जाएगा। यानी कि r का मान जो आएगा तो वो 100/7 आ जाएगा। r का मान 100/7 आएगा, वह कितने वर्षों में 4 गुनी होगी? 4 गुनी मतलब 3 बराबर 100/7 और गुणा यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास कितने वर्षों में? टी का मान मुझे निकालना है, बटे 100 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, 100 से 100 कट जाएगा, 7 × 21, टी का मान यहाँ पर 21 आ जाएगा भाई, यानी कि 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसको देखो, ये लग रहा होगा कि हाँ तो फॉर्मूले से बता दिया, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, इसको बेसिक से भी सेम वही बात होती है भाई। 7 गुनी होती है 2 वर्षों में, 7 गुनी है 2 वर्षों में हो रही है 2 गुनी, यानी कि अगर वो धनराशि पी थी तो वो 2 गुनी हो रही है, यानी कि ब्याज कितना मिल रहा है पी का, राशि कितनी है पी, और गुणा यहाँ पर 7 वर्ष है, आर का मान निकल जाएगा, बटे 100 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पी से पी कट जाएगा, आर का मान 100/7 आ गया। सेम वही बात है, जिस तरह जो मैंने बताई है सेम वही करना होता है, खैर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद बोला है कि वह कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी? 4 गुना मतलब 3, 3 का ब्याज मिलना चाहिए और 100/7 यहाँ पर है, पी से पी कट जाएगा और टी बटे यहाँ पर 100 आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, टी का मान 7, 7 से 21 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब 2 पासों को फेंका जाता है तो इसकी कितनी संभाव्यता है कि 5 का योगफल प्रकट नहीं होगा? भाई 5 का योग प्रकट नहीं होगा, ये बताना है इसमें। तो भाई जब 2 पासों को फेंका जाएगा तो कितना होगा भाई? इस टोटल जो इसकी होगी कितनी होनी चाहिए? टोटल प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि 6 का वर्ग हो जाएगा 36, यानी कि 36 टोटल हो जाएंगे भाई। 36, 6 का वर्ग 36, क्योंकि एक पासे में 4 आ सकता है कुछ भी, 6 संख्या होती है तो 6 में से कुछ भी आ सकता है, एक पासे में 6 अंक कोई सा भी आ सकता है, सॉरी। ठीक है, तो 2 पासों में 36 तरह से आ सकते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि 5 का योगफल प्रकट नहीं होगा। 5 का योगफल प्रकट नहीं होगा, तो 5 का योगफल कहाँ-कहाँ प्रकट हो सकता है? 1 और 4 पे, यानी कि पहले पे 1 4 आ जाए, दूसरी पर 4 1 आ जाए। ठीक है, एक पे 2 3 आ जाए, दूसरी पे 3 और 2 आ जाए। ठीक है भाई, समझ समझ में आ गई बात? इसके अलावा और कोई नहीं हो रहा है, यानी कि 4 ऐसे हैं इसमें जो जिनसे ये हो सकता है। बाकी कितने बचे? 32 बचे, जिनमें प्रायिकता नहीं होगी, जिनमें 5 का योग नहीं होगा। 32/36 हो जाएगा, तो 4 अट्ठे 32 और 4 नम 36, 60/9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक पिरामिड का आधार एक आयत है जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, उसका आयतन बताना है। पिरामिड का आधार है, यहाँ पर मैंने कल क्या मैंने कुछ पिछले में पिरामिड के और प्रिज्म के सभी के फॉर्मूले बताए हुए हैं। ठीक है, और उस तरह से बताए हुए हैं कि याद आसानी से रहे वो। ठीक है, अगर आप शेयर देखा होगा तो ये आसानी से याद रहा होगा। तो यहाँ पर पिरामिड का क्या पूछा है? आयतन पूछा है। पिरामिड का आयतन क्या होता है भाई? 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होता है भाई। आधार का क्षेत्रफल यानी कि बी, यहाँ इसका आधार का क्षेत्रफल को हम बी लिखते हैं भाई। ठीक है, बेस एरिया यानी कि बेस एरिया गुणा ऐसे लिखते हैं, यानी कि इसका आयतन होता है
तो यहाँ पर इसकी आधार एक आयत है। आयत की लंबाई 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, 4 9 36, तो बी का मान तो 36 हो जाएगा और एच का मान कितना है यहाँ पर 15 हो जाएगा। 1/3 यही तो आंसर करना था। 3 पंजे 15, 5 छंग 30 और 5 तिया 15 और 3 18। ऑप्शन नंबर भी ठीक हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, ये 5 संख्याओं का औसत 87.8 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 81.5 है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 93.5 है। तो तीसरी संख्या बतानी है। देखो कुछ बच्चों को क्या है कि डेविएशन नहीं आता है, ठीक है? और को इसमें लग रहा है कि इसमें गुणा भाग थोड़ी-सी ज़्यादा हो जाएगी। हालाँकि देखो डेविएशन में भी उतना ही समय लगता है, आप एक बार कंपेयर करके देख लेना, ठीक है? और हो सकता है कि डेविएशन वाले बच्चे बच्चे कितने होंगे, 100 में से 10 बच्चे ऐसे होंगे जो डेविएशन से करते होंगे, ठीक है? तो मैं देखो हालाँकि मैं उसी तरह से करूँगा। यहाँ पर देखो मैं फिर भी गुणा भाग करने में समय बचा सकता हूँ। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर क्या है कि 5 संख्याओं का औसत कितना है? भई मुझे केवल यहाँ गुणा करनी है। 87.8 है 5 संख्याओं का औसत। तो इसका कितना हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, 35 और 4 9 आ जाएगा 39, यानी 5 अट्ठे 40 3 43, 439 आ जाएगा। अभी टोटल ये 439 है। अब आगे देखो, आगे बोला 2 संख्याओं का औसत कितना है? भई 2 संख्याओं का औसत कितना है? 81.5। यहाँ हमें नहीं गुणा करनी है। और अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना है? 93.5 है। अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना है? 93.5 है। अगर मैं इन दोनों को मुझे गुणा करके जोड़ना पड़ेगा, लेकिन हमें गुणा नहीं करनी है, ठीक है? यहाँ पर 2 आसानी से कॉमन आ रहा है यहाँ पर। 2 कॉमन आ रहा है, इनको जोड़ दूँगा केवल। इनको जोड़ूँगा, 5 और 5 10 हो जाएगा, 3 और 1 4 और 1 5 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है? 8 और 9 17, 8 और 9 1 17, 175 आ जाएगा। 175 दूनी कितना होता है भाई? 75 दूनी 150, यानी कि 350 आ जाएगा। 350 आ गया, बताओ यहाँ पर। यानी कि इन दोनों को देखो गुणा करके जोड़ दिया मैंने, 350 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ पर? समझ में आ गई बात यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर बोला कि तीसरी संख्या क्या है? भई ये जो है ये 5 संख्या है और ये 4 संख्या है, तो तीसरी संख्या इसमें से घट के आ जाएगी। इसमें से इसको घटाऊँगा तो 9 बचेगा। 13 में से 5 जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा? 8 बचेगा यहाँ पर, ठीक है भई 8 बचेगा, यानी कि तीसरी संख्या जो है 89 है वो। इस तरह से कर लें, कोई दिक्कत? यहाँ पर बता बच्चे कि क्यों डरेंगे कि यहाँ पर इनसे क्यों गुणा करनी पड़ेगी? गुणा केवल इसकी करनी पड़ेगी यहाँ पर, इसकी गुणा करनी पड़ेगी, इसको कॉमन लेके कर सकते हैं, ठीक है? करने का तरीका आना चाहिए बस। यहाँ पर 89 हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, एक्स और वाई की मासिक आय 9:7 के अनुपात में है। ये एक्स है, ये वाई है, इनकी जो आय है वो 9:7 के अनुपात में है। इनका खर्च 5:3 के अनुपात में है। उन्होंने 16,000, ये 16,000 बचा रहा है और ये 14,000 बचा रहा है यहाँ पर। ये 14,000 बचा रहा है। 3 नम 27 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है? 3 नम 27 और 5 सत्ते 35, ठीक है भई? 16 तिया 48 आ जाएगा यहाँ पर, ये 1000 में है और 14 पंजे 70 आ जाएगा, ये भी 1000 में है यहाँ पर। यानी कि यहाँ पर इसका डिफरेंस कितना है? यहाँ पर डिफरेंस है इनका 8 का, यहाँ पर 8 का डिफरेंस है और यहाँ पर इनका डिफरेंस कितना है भाई? 70 में से 48 घटाऊँगा यहाँ पर, तो ये 22 का डिफरेंस है क्या भाई? 22 का डिफरेंस यहाँ पर है, 22 का डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि 22,000 का डिफरेंस है, क्योंकि 1000 में थे, यानी कि 8 का मान जो है वो 22,000 है। 8 का मान अगर 22,000 है, तो मुझे क्या चाहिए भई? मुझे चाहिए उनकी मासिक आय का अंतर। मासिक आय का अंतर कितना है? यहाँ पर 2 है, 2 का मान चाहिए मुझे, 2 का। 2 का मान चाहिए, बटे कर दूँगा यहाँ पर 8, 2 चौक 8, 4 से इसको भाग करूँगा, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, यानी कि 5500 हो जाएगा अभी। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, 5500। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि पाइप ए और बी एक टंकी को 12 और 18 घंटे में भर सकते हैं। ये पाइप ए है, ये बी है, ये भरता है 12 घंटे में, ये वाला 12 में और ये 18 घंटे में भर सकता है। जबकि पाइप सी भरी हुई टंकी को खाली करने वाला है, ये 8 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है भई? इसके बाद इनका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पर। एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा इसका 36 तो आएगा नहीं, क्योंकि 8 से नहीं कटेगा, और यहाँ पर 72 आ जाएगा, ठीक है? 72 का एलसीएम आ जाएगा, 12 संग 72, 18 चौक 72 और 9 8 नम 72, ये इनकी तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी। यानी अगर एक साथ खोल दिया जाए 6 4 10 तो एक एक बार में भरेगा और 9 खाली होगा, यानी कि केवल 1 घंटे में, घंटे बाद चल रही है दिन की, तो 1 घंटे में केवल 1 यूनिट भरा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है? आगे बोला है ए और बी को 4 सही 1/2 घंटे के लिए खोला जाता है, ठीक है भाई? ए और बी को 6 4 10, यानी कि 10 यूनिट काम करेंगे 1 घंटे में वो, तो 4 दूनी 8 और 1 9 घंटे में कितना करेंगे भाई? 9/2 घंटे में 2 पंजे 10, 5 नम 45, 45 इन्होंने भर दिया है और फिर बंद कर दिया। सी अकेले इस टंकी को कितने घंटे में खाली कर देगा? खाली करेगा बेटे कितने? 45 में। ठीक है भाई, ये थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया यहाँ पर। इसकी एफिशिएंसी तो यहाँ पर ये तो इतना भरा जा रहा था यहाँ पर, एफिशिएंसी ये है यहाँ पर, ठीक है? ये एफिशिएंसी जो है इसकी 9 है, तो 9 से भाग करनी पड़ेगी, क्योंकि टोटल भरी हुई टंकी 45 है और इसकी एफिशिएंसी खाली करने की 9 है, तो 9 पंजे 45, 5 घंटे में खाली हो जाएगा वो। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा।
इसको नहीं करना है 5 से भाग, कभी इसको कर दो, 9 अट्ठे 72, ऑप्शन में 8 भी हो सकता था, ठीक है? कभी इसको कर दो, क्योंकि जो टंकी भरी गई है उसी को ही खाली करना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि 2 बर्तनों ए और बी में अम्ल और जल के अनुपात ये है। अम्ल और जल के अनुपात, यहाँ के ये 2 बर्तन हैं, ए है और बी है, ये 2 बर्तन। इसमें एसिड है और वाटर है। ये 3-2 के अनुपात में है, दूसरे वाले में 7 और 3 के अनुपात में है। यहाँ पर 5 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। इनका अगर मैं एलसीएम लूँगा तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, यानी कि 5 दूनी 10 और 10 एकम 10। यहाँ पर जो बोला है कि ए और बी के विलयन को 4-3 के अनुपात में लिया जाता है, यानी कि 4 से गुणा इसकी करूँगा और यहाँ पर गुणा करूँगा 3 से। यहाँ पर 8 आ जाएगा, 8 तिया 24 आ जाएगा यहाँ पर, 8 दूनी 16 आ जाएगा, 3 7 21 आएगा, 3 तिया 9 आ जाएगा। ये जोड़कर कितना हो रहा है अभी अंतिम परिणामी मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात आ जाएगा यहाँ पर, ये 5 यानी कि 45 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा ये 16 और 9 25, 5 से काटूँगा, 5 9 45 और 5 पंजे 25, 9 अनुपात 5 का आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ए तथा बी ने 3-8 के अनुपात में हिस्सेदारी करके व्यापार प्रारंभ किया। भाई ए है और बी है, इन्होंने लगाए 3 और 8 के अनुपात में, ठीक है? ये इन्होंने रुपए लगाए, यहाँ पर इनका कुछ टाइम होगा, इन्होंने पैसे लगाए और किसने 4 महीनों के बाद सी ने बी, यानी कि 4 महीने के बाद, इसका मतलब जो सी था उसका जो टाइम था 4 महीनों के बाद, ये केवल 8 महीने तक लगा रहा था। अगर 4 महीनों के बाद इसने लगाए थे तो 4 महीने तक 8 महीने तक लगा रहा था और ये 12-12 महीने तक लगे रहे थे यहाँ पर, ठीक है भई? और इसने 4 महीने के बाद सी ने बी द्वारा निवेश की गई राशि की 3/4 राशि का निवेश किया। बी ने कितनी की है? 8 और इसने कितनी की है? 3/4, यानी कि 4 दूना 6 यूनिट का इसने निवेश किया है। ठीक बात समझ में आ गई? बोला है कि वर्ष के अंत में उनका लाभ कितना था यदि सी को 24,000 मिलते हैं। तो लाभ कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर? तो यहाँ पर देखा जाए तो 3 सब में कॉमन है यहाँ पर। 3 से अगर मैं इसको काटूँगा 3 चौक 12, 4 बचेगा यहाँ पर। ये 3 चौक 12 यहाँ पर 4 बचेगा, ठीक है? और यहाँ से 3 दूनी 6, ये 2 बचेगा। तो यहाँ पर 3 तो कट गया, ठीक है भाई? हालाँकि इसमें और भी कट रहे हैं अभी इसमें और भी कट रहे हैं, लेकिन काट लेंगे फिर यहाँ पर घसड़-पसड़ हो जाएगी थोड़ी-सी। यहाँ पर इसको काटेंगे, यहाँ पर 12 आ जाएगा केवल यहाँ पर, और 4 अट्टे 32 आ जाएगा यहाँ पर, और 2 अट्टे 16 आ जाएगा। यहाँ से काट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पेन में थोड़ी गड़बड़ करता है मेरा यहाँ पर ये। यहाँ पर 4 बार कट रहा है, सभी 4 बार कटे, 4 तिया 12 और 4 अट्टे 32, 4 चौक 16, यानी कि ये रेशियो आएगा इनका। इनके लाभ का रेशियो ये आएगा। सवाल बोला सी को 24,000 मिले हैं, यानी कि सी को जो है 24,000 मिले हैं यहाँ पर, यानी कि 1 यूनिट का मान 600 आ जाएगा। 24,000 में तो 6,000 आ जाएगा भी, ठीक है? 1 यूनिट का मान 6,000 आ जाएगा। सवाल पूछा है कि उनका लाभ कितना था? 8 और 3 11 और 4 15, 15 छक्का 90, यानी कि 90,000, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा भाई इसका। अगला क्वेश्चन ये है कि शीतल जल में एक नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। डीएस, यूएस, बी और डब्ल्यू लिखते हैं भाई हम। उसके बाद बोला शीतल जल में नाव की चाल, यानी कि ये 13 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की चाल कितनी है? 4 है यहाँ पर। तो धारा के विपरीत चाल कितनी हो जाएगी? 13 में से 4 जाएगा, 9 बचेगा, और ये कितनी हो जाएगी? 17 हो जाएगी, ठीक है भाई? कर लेंगे, इतना कोई दिक्कत। तो धारा के विपरीत 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? दूरी कितनी है भाई? 68 किलोमीटर की चाल कितनी है? 9 की, ठीक है? इसको मैं काटूँगा, 9 छः 9 सत्ते 63 आ जाएगा। 7 सही 5/9 आना चाहिए भाई। 7 सही 5/9, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है, एक कार के प्रकार दिए हुए हैं यहाँ पर। सवाल बोला है कि वर्ष 2016 में कार ई का उत्पादन वर्ष 2009 में कार बी के उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत था? यानी कि 2016 में ई का उत्पादन कितना होगा भाई? 2016 में ई का उत्पादन 115 है, ठीक है? 115। और 2019 में बी का उत्पादन, 2019 ये है, बी का उत्पादन कितना है? 215 है। 115, 215 का कितने प्रतिशत है, बस ये बताना है यहाँ पर, ठीक है? 5 से काटूँगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 5 चौक, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 5 तिया 15, 23/43 आ जाएगा। इसी को मुझे कैलकुलेट करना है यहाँ पर। ऑप्शन पूरे नहीं दे रखे हैं, ठीक है? तो आप कर लेना इसको, ऑप्शन पूरे होते तो मैं थोड़ा-सा इसको यूनिट डिजिट से कर देता यहाँ पर, ठीक है? यहाँ से कर लेंगे, कोई दिक्कत। आगे ये है, इसमें भी सारे ऑप्शन छुपे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इसमें बोला है कि वर्ष 2016 से 2021 के दौरान एक्स कंपनी द्वारा निर्मित कारों में किस प्रकार की कार की संख्या अधिकतम थी? तो किस प्रकार की अधिकतम संख्या थी मतलब ये जो कार हैं, ए, बी, सी, डी, ई, इनका योग निकालना पड़ेगा सबका, लेकिन हमें योग नहीं करना है। आपको देखना है, एक चीज़ इसमें देखनी है। अगर देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, छोड़ देंगे ये सोच करके क्या इनका तो सबका योग करना पड़ेगा। योग नहीं करना है, देखो इसमें क्या करना है। देखो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, सब 200 से ऊपर है यहाँ पर ये 200 से ऊपर है, लेकिन ये यहाँ 200 से कम है 2। इसमें भी एक 200 से कम है, ठीक है? और इसमें भी 2 200 से कम है, बल्कि 3 है, और इसमें भी 4 3 4, इसमें 200 से कम है। तो इसमें मुझे जो आंसर लग रहा है, तो इसमें देखो एक 200 या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि इसमें
इसमें सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला सी, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, क्योंकि इसमें केवल 1-200 से कम हो सके, ये इसमें कोई ज़्यादा हो, लेकिन इसमें अधिकतम संख्या जो है वो 250 के आसपास भी है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए ठीक हो जाएगा इसका। 100% इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि घड़ी में 3:25 बजने पर घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितना कोण बनेगा? तो यानी कि इसका फ़ॉर्मूला होता है 60h माइनस का 11m/2, ठीक है? ये इसका फ़ॉर्मूला होता है, तो 60 गुणा 3 आ जाएगा यहाँ पर घंटे, और माइनस का 11 गुणा 25 आ जाएगा यहाँ पर, बट्टे कर देंगे 2 यहाँ पर, ठीक है? ये 6 तिया 18 180 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 11 पंजे 55 का 5 आ जाएगा, और 11 दूनी 22 और 5 27 आ जाएगा। यानी कि ये आ जाएगा यहाँ पर 227, 275 आ जाएगा, यहाँ पर ही गड़बड़ होगा पेन। 275 आ जाएगा, 275 में से 180 घटाता हूँ तो कितना बचेगा, 75, और 95 बचेगा। 95 को अगर मैं आधा करता हूँ तो कितना है, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, 47 डिग्री 5 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये दिया हुआ है, इस प्रकार से समीकरण दिया हुआ है, तो इसमें बताना है, ये रीजनिंग का सवाल है, मैथ में दे रखे हैं, मैथ में कुछ सवाल रीजनिंग के भी दे रखे हैं। तो यहाँ पर 49 + 60 गुणा इस तरह से दिया हुआ है ये। तो मुझे बताना है कि दिए गए समीकरणों को सही संतुलित करने के लिए किन्नों चिन्हों को आपस में बदलना होगा। इसमें सभी को चेंज करना होगा, यानी कि सभी को एक करके रखना पड़ेगा, यानी कि प्लस को और भाग गुणा को। अगर मैं भाग को देखूं, अगर मैं यहाँ भाग करूंगा तो यहाँ पर कट रहा है, 12 पंजे 60 कट रहा है यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर कट सकते हैं, यहाँ पर भी भाग है, एक भाग को और माइनस को बदलता हूँ, तो यानी कि सभी रख करके देखने पड़ सकते हैं ये। प्लस को और गुणा को रखता हूँ तो 49 गुणा 60 आ जाएगा, और यहाँ पर रखूँगा प्लस 12 माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 4 दूनी 8 आ जाएगा यहाँ पर, 4 दूनी 8 आ जाएगा, बराबर 22 आना चाहिए ये। तो ये तो 22 नहीं होगा, ठीक है? ये तो 22 नहीं होगा, मैं दूसरा देखूँगा यहाँ पर। दूसरा मेरा यह है गुणा और भाग, 49 प्लस तो ऐसे रखा जाएगा, और भाग यहाँ पर आ जाएगा 12 माइनस का 8, और यहाँ पर गुणा आ जाएगा 4। 12 पंजे 60, 49 प्लस 5 और माइनस का 8 चौक 32, ये 22 आ रहा है क्या भाई? 9 5 और 9 कितना हो जाएगा, 5 और 9 14, तो हो सकता है ये आ जाए 5 और 9 14 का 4, और यहाँ पर आ जाएगा 5। 54 में से अगर मुझे ये घटाया जाए तो यहाँ पर 5 यानी कि 22 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा अभी इसका। अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ पर सभी गैस पानी है, तो सभी गैस जो है वाटर है, सभी गैस, ठीक? कुछ पत्थर गैसें हैं, कुछ स्टोन जो है वो गैसें हैं, और सभी द्रव जो है वो सभी जो पत्थर हैं वो द्रव हैं। यानी कि जो सभी पत्थर हैं ये क्या है, ये द्रव है यहाँ पर, ये सभी द्रव हैं। तो अब यहाँ पर ये है कुछ पानी पत्थर है, कुछ पानी पत्थर है, ठीक है? कुछ पानी पत्थर है, बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट तो ठीक है। कुछ पत्थर गैसें हैं, ये पत्थर कहाँ पर है भाई, पत्थर ये है, और कुछ पत्थर गैसें हैं, कुछ पत्थर गैसें तो नहीं है भाई। गैसों में और पत्थर में संबंध नहीं है, कुछ पत्थर गैसें नहीं है, तो इसका मतलब कुछ गैसें द्रव हैं। सॉरी, यहाँ पर ये दिया हुआ है, दूसरा स्टेटमेंट ये दिया हुआ है कुछ गैसें द्रव है, ये कुछ गैसें हैं और ये द्रव है, तो गैसों में द्रव में संबंध नहीं दे रखा है, डायरेक्टली संबंध नहीं बताया, लेकिन हो सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा इसमें। कोई पत्थर पानी नहीं है, कोई पत्थर पानी नहीं है, कोई पत्थर यहाँ पर है और पानी यहाँ पर है, यानी कि कुछ पत्थर पानी है और कुछ पत्थर पानी नहीं है, ये भी है इसमें, तो इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका निकल रहा है कि केवल एक निष्कर्ष निकलता है यहाँ पर, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये देख लेंगे, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ आर पी ओ, यानी कि ये कुछ पास में लग रहे हैं, एम एन ओ पी क्यू, क्यू यहाँ पर आना चाहिए, फिर आर आएगा यहाँ पर, यानी कि क्यू पहले आना चाहिए, और क्यू क्यू जो है 2 ऑप्शन में है, तो ये तो होंगे नहीं हमारे, ठीक है भाई। अब इससे अगला देखता हूँ, यहाँ पर ए बी सी डी, यानी कि बी आना चाहिए, यहाँ पर बी आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, यदि फिंगर के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। यहाँ पर अगर मैं फिंगर लिख देता हूँ एक बार, ये फिंगर लिख दिया मैंने, और उसके बाद में इसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखता हूँ, तो सबसे पहले क्या आएगा, ई आएगा, एफ आएगा, जी आएगा, ठीक है, एफ ई एफ जी आई आएगा, फिर आ जाएगा यहाँ पर एन आएगा और आर आएगा, ठीक है भैया, यही तो आएगा। तो यहाँ पर कितने का अंग जो है, मतलब कितने अक्षर ऐसे हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो अपरिवर्तित रहेगा, एक तो आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, और कोई है यहाँ पर ऐसा, और कोई नहीं है, केवल एक है, ऑप्शन नंबर ए बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है,
इसमें 4 दिन है, 4 ऐसे दिए हुए हैं, इनमें बताना है कि इसमें अलग कौन-सा है। तो यहाँ पर ये 6 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, इनके कूट लिख लेंगे। यहाँ पर ये 4, 23, 6 और 21 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 9, 18, 4, 4 और यहाँ पर आ जाएगा ये 16। ये और ये आ जाएगा यहाँ पर 7, 20, 9 और 18 आ जाएगा। तो इसमें वही सबसे भिन्न कौन-सा है? अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर 6 में से 2 बढ़ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर ये 2 कम हो रहा है। यहाँ पर 2 बढ़ रहा है, यहाँ पर 2 कम हो रहा है। यहाँ पर तो भैया गड़बड़ है, यहाँ पर गड़बड़ है कुछ। ये 2 बढ़ रहा है, ये 2 कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये वाला जो है भिन्न है। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है कि 20 मई 2018 को रविवार था, तो 26 अगस्त 2018 को कौन-सा दिन था? 2 तरह से कर सकते हैं हम इसको, क्योंकि दोनों 2018 के अंदर दिए हुए हैं यहाँ पर, तो ज़्यादा दिक्कत इसमें पड़ेगी नहीं, 2 तरह से कर सकते हैं। एक तरीका मैं अभी इसमें बता रहा हूँ, दूसरा तरीका मैं दूसरे में बता दूँगा जब थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट रहेगा। तो यहाँ पर तो आसान है यहाँ पर, तो 20 मई 2018 यानी कि मई में कितने दिन का महीना होता है भई? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई यानी कि 31 का होता है, यानी कि 11 दिन तो यहाँ पर शेष है, ठीक है? उसके बाद फिर मई के बाद क्या आएगा? जून आएगा। जून 30 का होगा और जून, जुलाई 31 का होगा और अगस्त में कितने दिन लेने? 26 दिन लेने। इनको अगर मैं जोड़ता हूँ तो यहाँ पर ये आ जाएगा 8 आ जाएगा यहाँ पर, और 3, 3, 6, 2, 8 और 1, 9 यानी कि 98 दिन। यानी कि रविवार में को 98 दिन जोड़ने पड़ेंगे मुझे। 98 दिन जोड़ने नहीं है, बल्कि 7 से भाग करनी है, विषम दिन लेने हैं यहाँ पर। 7 एकम 7 और यहाँ पर यानी कि पूरा-पूरा कट रहा है, इसका मतलब रविवार ही होगा। अगर ये पूरा-पूरा कट रहा है तो 26 अगस्त 2018 को भी रविवार है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन ये है कि कथन ये दिया हुआ है कि शिक्षा मानव समाज की मेरुदंड है। यहाँ पर एक कथन दिया हुआ है और यहाँ पर तर्क दिए हुए हैं। सामाजिक मान्यताओं और नियमों के अधिगम के केंद्र है, यानी कि विद्यालय जो है वो सामाजिक मान्यताओं और नियमों के अधिगम के केंद्र है। तो शिक्षा अगर मानव समाज का मेरुदंड है, तो शिक्षा कहाँ पर दी जाती है? विद्यालय में तो दी जाती है, तो ये बिल्कुल ठीक है, पहला तर्क सही है। दूसरा दिया है, वर्तमान में शिक्षा की अवहेलना करने वाला कोई भी समाज विकासशील और विकसित नहीं हो सकता। तो इसमें अगर देखा जाए तो विकासशील और विकसित दोनों एक जगह रख दिए हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ पर ये विरोधाभास आ चुका है, तो ये गलत है कुछ। तो यहाँ पर ये होना चाहिए था कि विकास विकसित नहीं हो सकता, यहाँ पर ये होना चाहिए था, इसमें विकासशील बिना फालतू के यहाँ पर रख दिया, तो ये गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट केवल एक निकल रहा है यहाँ पर, केवल एक समर्थन करेगा, समर्थन करता है एक इस बात का। अगला क्वेश्चन ये है कि इस आकृति में बताना है, ये आसान क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर। तो कितने व्यक्ति, यहाँ पर कॉफी, इसमें लिखा हुआ नहीं है तो कॉफी का पहचानना पड़ेगा कि कॉफी का कौन है। त्रिभुज, आयत और वृत्त क्रम से उन व्यक्ति को दर्शाते हैं जो कॉफी किरमस, यानी कि त्रिभुज दर्शा रहा है यहाँ पर कॉफी को, ठीक है, ये कॉफी वाला हो जाएगा त्रिभुज। इसके अलावा आयत दर्शा रहा है किसको? चाय को। जो आयत है ये चाय को दर्शा रहा है, और बाकी का ये वाइन हो जाएगा। कौन है? यानी कि जो ये वृत्त है यहाँ पर, ये वाइन का हो जाएगा, ये यहाँ पर दर्शा रहा है। अब सवाल में पूछा है कि कितने व्यक्ति कॉफी और वाइन दोनों पीते हैं, यानी कि कॉफी में भी हो और वाइन में भी हो। तो ऐसे कितने हैं, लेकिन चाय नहीं पीते, चाय में नहीं आना चाहिए। तो कॉफी और वाइन पीने वाले केवल यहाँ पर ये 10 हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, बल्कि आखिरी क्वेश्चन है ये, लास्ट क्वेश्चन इसमें है कि यहाँ पर बताना है कि श्रृंखला में कितने 5 हैं जिनके तुरंत बाद 3 हैं परंतु पहले 7 नहीं। तो हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, हमें 53 छाँटने पड़ेंगे, 53 कितने हैं? तो 53 छाँटने पड़ेंगे, उसमें से उन 53 को हटा देना है जिनमें पहले 7 है। ये इसका शर्त होती है यहाँ पर। 53 एक तो ये हो गया, लेकिन पहले 7 नहीं, तो एक तो ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है भई? एक 53 ये भी है, इसके पहले 7 नहीं है। इसके अलावा एक 53 ये है, लेकिन इसके पहले 7 है तो इसको नहीं लेंगे। एक 53 ये भी है यहाँ पर, ठीक? इसके अलावा और कहीं नहीं है, और कहीं नहीं तो 3 है ऐसे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। तो ये 40 क्वेश्चन थे, ठीक है, मैथ के 40 क्वेश्चन थे, आसान क्वेश्चन थे, खैर इतने भारी इसमें क्वेश्चन थे नहीं, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो टाइम टेकिंग वाला था। ओके।